हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज हम जिन जिन न्यूज़ पे बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले जो न्यूज़ है उसमें मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है, क्योंकि और बनाओ तुम कार्टून जैसा आदि पुरुष। जब तुम्हारे धर्म में खुद इतनी कमियां हैं तो तुम उनका मजाक उड़ाओ। तुमको जो चीज़ सही है उसका मजाक उड़ाने की बहुत ज़रूरत थी। लो, अब पगलाओ तुम। सुनने में ऐसा आ रहा है कि सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज़ थी उस पर गवर्नमेंट का कब्जा बहुत जल्दी हो जाएगा, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। और जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरी न्यूज़ है, वो एलॉन मस्क की जो न्यू पार्टी है, अमेरिका पार्टी, वो उन्होंने स्टार्ट कर दी, उन्होंने वो बना दी लास्ट सैटरडे को। तो उससे रिलेटेड चलिए न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। और ये न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं करंट अफेयर्स वगैरह के लिए, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए और देखिए। तो सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ थी वो क्या थी? सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जो सैफ अली खान है वो नवाब की फैमिली के वंशज हैं। तो बेसिकली क्या थे, जो सबसे पहले नवाब, मतलब जो सबसे आखिरी नवाब थे भोपाल के, उनका नाम था हमीदुल्ला खान। तो हमीदुल्ला खान की 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी जो थी अबीदा थी, जो सेकंड थी वो साजिदा थी, और जो थर्ड थी वो राबिया थी। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो सबसे बड़ी बेटी थी अबीदा, वो यहाँ से शादी करके चली गई, इफ्तिकार खानदान में शादी करके पहुंच गई पाकिस्तान 1949 के आसपास। और एनिमी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी शादी करके, जो कि जिनकी जिनकी इंडिया से वॉर हो चुकी है, जैसे पाकिस्तान और चाइना, उन अगर कोई भी सिटीजन जो इंडिया का है यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ के वहाँ पे जाके वहाँ का सिटीजन बन जाता है, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं उसको इंडियन गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है। तो हुआ यही कि जो सेकंड डॉटर थी हमीदुल्ला खान की, साजिदा बेगम, उनकी उनके जो बेटे थे उनका नाम था टाइगर पटौदी। आप लोग उनका नाम जानते ही होंगे, टाइगर पटौदी। ठीक है। और वो उन्होंने शादी की थी शर्मिला टैगोर से, और शर्मिला टैगोर के ही 3 बेटे हुए थे, एक सैफ, एक सोहा और एक सबा अली खान। तो ये पूरा का पूरा इनका फैमिली ट्री है। अब इसमें ये बेसिकली है कि मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर किसी भी पेरेंट के अगर कितने ही बच्चे हों सब में इक्वली बटेगा। तो हुआ क्या, क्योंकि सबसे बड़ी बेटी जो थी उसका भी एक हिस्सा था। तो वो क्या हुई, जब पाकिस्तान चली गई तो एनिमी एक्ट के अंडर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमको जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब चाहिए। बट एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं कहा, रिश्तेदारों ने कहा। जो सब, अब देखिए यही चीज होती है ना, ये आपको दूसरे का हक नहीं मानना चाहिए। इनके जो सबसे छोटी बहन थी, ठीक है ना, राबिया, उनके जो बेटे थे उनको इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो उन्होंने ही जाके ये कोर्ट में 1999 में ये चीज केस किया कि ये एनिमी एक्ट के अंडर आता है, तो इसको गवर्नमेंट सीज कर ले। तो उस समय इन्होंने केस जीत लिया था। फिर 2011 और 12 के आसपास क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये चीज फिर से जांच इसकी की, तो पता चला कि नहीं, ये एनिमी एक्ट के अंडर आता है। तो फिर उसके लिए स्टे करने के लिए सैफ अली खान पहुंच गए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने जाके स्टे लगा दिया। 2024 में इसका जजमेंट आया है दिसंबर में। उन्होंने कहा है कि अगर आपको इसको चैलेंज करना है तो आप 1 महीने के अंदर कर सकते हैं, बट हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो आती ही है एनिमी एक्ट के अंडर। तो जब अगर ऐसा हो गया एनिमी एक्ट, तो ये एक्चुअली चैलेंज करने वाले हैं नहीं, चैलेंज करने का कोई फायदा है नहीं। हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है उसको रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब यही है सीधा सीधा कि 15,000 करोड़ की जो भोपाल की प्रॉपर्टी थी सैफ अली खान की, वो पूरी की पूरी चली गई। और इसमें बहुत जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज थी भोपाल में वो आती हैं, ठीक है ना। जैसे भोपाल की जो पॉश इलाके की जो प्रॉपर्टीज है बहुत अच्छी अच्छी, वो सब इसके अंदर आती हैं। तो खैर ये बहुत अच्छा लॉस हुआ है इनका। और आदि पुरुष करने की जो इनको सजा भी थी वो मिल गई, बहुत बढ़िया काम हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ के ऊपर। अब ये सेकंड न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो भी मेरी वीडियोस फॉलो कर रहा होगा उसको मैंने बताया ही था कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस तरीके से नहीं कि इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, बदला लिया, नहीं। इस एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि इंडिया की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है ना, पूरे में एक पूरा एक चेंज होने वाली, एक टर्निंग पॉइंट है ये ऑपरेशन सिंदूर। अब तक इंडिया क्या करता था कि कोई भी कुछ भी बोल ले, इंडिया बहुत सॉफ्ट रहता था, ठीक है चलो पानी है सब पे हक है। 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया था, 50% पाकिस्तान बांग्लादेश को दे दिया, पानी बांग्लादेश को दे दिया था। मगर जो ये ऑपरेशन सिंदूर था ना, इससे इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी एकदम चेंज हो गई है। जो उसका देखने का तरीका है ना अपने नेबर्स को, वो भी पूरा बदल गया है। जो कि एक तरीके से बहुत अच्छा भी हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर कभी भी किसी को भी पढ़ना होगा ना कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये इतना वास्ट चेंज क्यों आ गया, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई चीज पढ़नी है तो वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर एकमात्र ऐसा चीज है जिससे कि पूरी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट आया है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, ये फरक्का बैरेज है, मतलब एक डैम है, ठीक है। और ये बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश के जस्ट बगल में एक
डैम है। अब यही डैम है जो गंगा नदी पे है और बांग्लादेश से बहुत पास है। तो क्या होता था कि जो गंगा नदी है उसी की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, एक भागीरथी जो कि कोलकाता में जाके हुगली के नाम से बहती है और एक पद्मा। तो ये चीज़ है कि गंगा जब आती थी तो ऐसा था कि क्योंकि है तो इंडिया की ही गंगा जी, तो ऐसा होता था कि 1996 में शेख हसीना का जो सबसे पहला टर्म था, उस समय एच डी गौड़ा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ इन्होंने पैक्ट साइन कर लिया था कि गंगा जी का जितना भी पानी है वो 50% बांग्लादेश को मिलना चाहिए, 50% इंडिया को मिलना चाहिए। और यही टर्म्स नहीं थी, टर्म्स ये भी एक ठो थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, 35,000 क्यूसेक्स जो वाटर मतलब हाफ जो पानी है वो बांग्लादेश को मिलेगा ही। मतलब हाफ ऐसा नहीं कि अगर 70,000 क्यूसेक्स पानी है तो ठीक है, 35 मिलेगा ही मिलेगा। मगर अगर 50,000 क्यूसेक्स पानी भी गंगा में किसी वजह से ड्रॉट या सूखे की वजह से, तब भी बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक्स पानी मिलना ही अनिवार्य था। ये चीज ट्रीट की थी, तो ये ट्रीट थी 30 ईयर्स की थी और 2026 में ये खत्म होने वाली है। तो इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर भी इसको रिव्यू कर रही है कि अब जो पानी है वो हम अपने ही पास रखेंगे, बहुत ज्यादा पानी बांग्लादेश को नहीं देंगे, जो कि बहुत जरूरी भी है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी रिसेंटली जो तीस्ता रिवर बहती है बांग्लादेश में, उसका जो पहले प्रोजेक्ट था शेख हसीना के टाइम, वो मिल गया था इंडिया को वहां पे डेवलपमेंट करने का, डैम बनाने का। मगर यूनुस के आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो चाइना को दे दिया। जो कि अगर मतलब एक चीज ये शो कर रहा है ना कि अगर आप अब इंडिया से कोई चीज बेवकूफी या बेफालतू की बैर रखेंगे तो इंडिया भी अब उसका बदला लेगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस स्टेचर पे हम लोग पहुंचना चाहते हैं ना, वर्ल्ड गुरु, उस पे अगर किसी को हम डरा के नहीं रखेंगे ना, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, हाँ सॉफ्ट पावर होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। मगर अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ ये चीज हो जाएगा, जो कि आप लोगों को सुना ही होगा कि यूनिस ने अब तक क्या क्या चीजें बोल के रखी हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इस पूरे में यही लिखा है कि फरक्का वाटर एलोकेशन 1996 में जो साइन हुआ था 40,000 35,000, अगर 80,000 है तो हाफ 40,000 मिलना चाहिए। मगर अगर 50,000 भी तो उसका 35,000 हाफ नहीं होगा, उसका 25,000, उसका हाफ 35,000 मिलना ही मिलना था। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है ना, अब इसको भी इंडियन गवर्नमेंट खत्म कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद एक बहुत बहुत मेजर रूल आया है, ठीक है ना, ओला उबर। जैसे आपने अभी सुना होगा कि कर्नाटक में क्या था कि जो बाइक टैक्सीज थी, जो बाइक रैपिडोज थी, उनको कर्नाटक गवर्नमेंट ने टोटली बैन कर दिया था, ये कह के कि इसको चलाने के लिए तो कोई नियम ही नहीं है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए एक नया नियम आया है। ठीक है, इस नियम के अकॉर्डिंग इस नियम का नाम है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स। एग्रीगेटर रूल्स मतलब जो कंपनीज जो कि प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा ओला उबर खुद ड्राइव नहीं करती हैं, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं कैब ड्राइवर्स को कि वो उस पर जाके अपने लिए राइडर्स सर्च कर सकें। तो बेसिकली इसी के लिए है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 जुलाई को लॉन्च हुआ है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोग देख लीजिए। यही अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो क्योंकि अगर बाई चांस मान लीजिए अगर आप अगर 5 किलोमीटर दूर हैं और आपने राइड बुक की और राइडर जो है वो 5 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके आ रहा है, तब भी आप उससे पैसा चार्ज कर सकते हैं ओनली 3 किलोमीटर का, उससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। ऐसा अगर वो 10 किलोमीटर दूर से भी आ रहा है राइडर आपको पिक करने के लिए, तब भी आप मैक्सिमम 3 किलोमीटर का ही पैसा चार्ज कर सकते हैं। और वो भी तभी चार्ज कर सकते हैं जब पिकअप जो ड्रॉपअप लोकेशन है, पिकअप और ड्रॉपअप लोकेशन का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर से कम हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है और अगर जो ड्राइवर है वो आ रहा है 3 किलोमीटर से, तब आप सिर्फ 5 किलोमीटर का ही पैसा चार्ज करेंगे जो पिकअप पॉइंट से ड्रॉपअप पॉइंट के बीच का है। आप जो उसके एम्प्टी व्हीकल जो आता है कॉस्ट, वो आप नहीं उससे चार्ज कर सकते। दूसरी चीज ये है कि अगर बाई चांस मान के चलिए कि आपको 2.5 किलोमीटर जाना है और वो 5 किलोमीटर से आ रहा है, तो आपको 2.5 किलोमीटर का भी पैसा देना है, प्लस आपको जो 3 किलोमीटर का जो वो आ रहा है ट्रेवल करके एम्प्टी व्हीकल की तरीके से, उसका भी पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि कभी जब आप देखते होंगे बहुत ज्यादा जब ट्रैफिक वगैरह रहता है, बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, जिस समय डिमांड बहुत ज्यादा रहती है उस समय क्या होता है कि ये लोग प्राइस बढ़ा देते हैं और जिस समय डिमांड कम होती है लोग प्राइस कम कर देते हैं। तो अगर डिमांड कम रही तब भी ये 50% जो बेस फेयर प्राइस है उससे कम नहीं कर सकते हैं, और अगर डिमांड ज्यादा रहेगी तब भी वो 2 गुने से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि अगर जो कार है, जो बाइक है या जो कार है, वो अगर ओनर जो उसका ओनर है वो ड्राइवर ही है, तो उसको 80% पूरा पैसा मिलना चाहिए। कमीशन कोई भी कंपनी अपने पास सिर्फ 20% रख सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और वायलेशन होती थी ड्राइवर्स की और ड्राइवर्स के पैसे की। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर बाई चांस मान के चलिए जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो ड्राइवर ओन नहीं करता, तब भी उसको कम से कम 60% का पैसा मिलना ही मिलना चाहिए। ये भी इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है कि 3 किलोमीटर वाला मैंने आप लोगों को बता ही दिया। उसके बाद ये भी है कि जैसे कि अगर
ड्राइवर अपनी तरफ से कैंसिल करता था तो उसको 100 रुपीज का फाइन इंपोज होता था। अब वही एक्चुअल फाइन जो है वो अगर एज अ जो राइड बुक किया है वो भी अगर कैंसिल कर रहा है तो उसको भी 10% जो फेयर होगा उसका चार्ज, या तो फिर 100 रुपीज, ठीक है, जो भी कम होगा उसको देना पड़ेगा, ठीक है, यही चीज है। इसके बाद क्या है कि जो भी पैसेंजर चल रहे होंगे गाड़ी से उनको एटलीस्ट 5 लाख का इंश्योरेंस जो कंपनी एग्रीगेटर कंपनी जैसे रैपिडो, ओला, वो उनको देना ही पड़ेगा अगर कोई भी दुर्घटना वगैरह घटती है तो। इसके बाद एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा प्राइवेसी को लेके, कि 3 मंथ से जो भी डेटा ये लोग स्टोर करेंगे ये इंडिया के बाहर स्टोर नहीं कर सकते किसी सर्वर पे। इस डेटा को इनको इंडिया में ही स्टोर करना है और एटलीस्ट 3 महीने से लेके 24 महीने तक के लिए पूरा डेटा स्टोर करना है। और दूसरी बात ये भी है कि कस्टमर का कोई भी डेटा किसी कस्टमर के रिटन कंसेंट के बिना आप कहीं किसी को बेच नहीं सकते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा प्राइवेसी के लिए। इसके बाद जो बहुत बड़ी वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं अभी 5 कंट्रीज के टूर पे गए 8 डेज के लिए, ठीक है। तो उसी में जो थर्ड कंट्री था वो अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना से बहुत भव्य इनका वेलकम हुआ है, सब लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से, जो वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से मिला है और जय श्री राम वगैरह के नारे लगाए हैं। अब मगर ये चीज मैं पूछना बोलूंगा कि एक्चुअली में अर्जेंटीना इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? उसको जानने के लिए हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि अर्जेंटीना जो है ना वो बहुत ज्यादा रिच है मिनरल्स में। अब किसमें किसमें? सबसे पहले तो जो शेल गैस और शेल ऑयल होता है। अब शेल ऑयल जो होता है ना वो क्रूड ऑयल से थोड़ा डिफरेंट होता है, बट वो भी गाड़ियां चलाने में यूज हो सकता है, ठीक है, उससे भी हम लोग पेट्रोल वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्जेंटीना के पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शेल गैस रिजर्व है, और ऑयल रिजर्व जो शेल ऑयल रिजर्व जो 4th नंबर का है, सबसे बड़ा अर्जेंटीना के पास। दूसरा, अर्जेंटीना लिथियम ट्रायड के अंडर आता है। मतलब लिथियम ट्रायड मतलब बेसिकली 3 कंट्रीज हैं, बोलीविया, चाइल और अर्जेंटीना, ये लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है, जिस मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व है वो इन्हीं तीनों कंट्रीज के पास मिला के है, ठीक है। तो इसमें अर्जेंटीना के पास क्योंकि लिथियम है, और आप लोगों को पता है लिथियम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है फॉर लिथियम आयन बैटरी के लिए, तो इसीलिए इंडिया वहां पे गया है ताकि कॉपरेशन बढ़ाए। उसके बाद फिर डिफेंस रोल पे भी आ जाता है, क्योंकि अर्जेंटीना भी देख रहा है, क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राजील में थोड़ी बहुत दुश्मनी है जो कि हर नेबर्स में होती है, ठीक है, आप कहीं भी जाके देख लीजिए। अब तक यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में नहीं थी, वो भी ट्रंप ने आके सब शुरू कर दिए। तो इसी चीज के लिए है कि अर्जेंटीना को भी अपनी डिफेंस और अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है जो भी इंडिया का डिफेंस हार्डवेयर है उसकी पावर, जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया उसका हर पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसा इंडिया का डिफेंस हार्डवेयर है, लाइक ब्रह्मोस, पिनाका डिफेंस सिस्टम। तो वही चीज है कि अर्जेंटीना जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया के डिफेंस हार्डवेयर में, तो उसके लिए भी इसलिए भी अर्जेंटीना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेसी भी यहीं से जीता था, आप लोगों को पता है अभी वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत अच्छा खासा लिथियम रिजर्व डिस्कवर हुआ है, मगर वहां से क्यों नहीं हम लोग निकाल रहे हैं? क्योंकि वहां पे जो लिथियम है वो क्ले फॉर्म में है, क्ले फॉर्म से निकाल के उसको यूजेबल फॉर्म में बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है, मतलब कि उसको निकाल के बेचना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा और उसमें प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ये बहुत एग्रेसिवली चाहती है कि हम क्या करें कि कोई भी इंडियन कंपनी अर्जेंटीना की किसी कंपनी के साथ मिलकर एक लिथियम रिजर्व के ऊपर एक डील साइन कर ले, जिससे कि इंडिया के अंदर खुद बैटरी बन पाए। आप लोगों को खुद पता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बैटरीज ही एक तरीके से छाने वाली है पूरी दुनिया में। उसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ये बहुत एग्रेसिवली चाहती है कि कोई भी इंडियन कंपनी जाके अर्जेंटीना की किसी कंपनी के साथ टाई अप करके एक लिथियम पैक्ट साइन कर ले, जिससे कि इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। और दूसरा चीज ये भी है कि जो हार्डवेयर डिफेंस हार्डवेयर है वो बेचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद जो हमारी सबसे आखिरी न्यूज है कि एलॉन मस्क ने सैटरडे को अपनी खुद की अमेरिका पार्टी शुरू कर दी है। खैर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं जो जो चीजें चल रहा है। बट एक चीज मुझे ये चीज देख के समझ में आ रहा है, इसके बारे में कोई ज्यादा न्यूज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट एक चीज मैं सही बताऊं तो देख के हंसी आती है यूएसए के ऊपर कि एक तरीके से वो लोग बनते हैं कि वो लोग सुपर पावर है, वर्ल्ड पावर है। भाई क्या वर्ल्ड पावर हो तुमको इतना नहीं पता कि तुमको कौन सा लीडर चूज करना चाहिए? तुम किसको चूज कर रहे हो? तुम ट्रम्प को चूज किए, वो भी। अब एलॉन मस्क ऐसे बोल तो रहे हैं कि भैया हम सेव करने आ रहे हैं मतलब अमेरिकन सिटीजन को 2 पार्टी रूल से, सिंगल पार्टी रूल से, डेमो और थर्ड ऑप्शन देने, बट ऐसा कुछ नहीं है। एलॉन मस्क भी नहीं आते अगर उनकी टेस्ला वगैरह को लॉस नहीं होता।
क्योंकि आप लोगों को पता है जो बिग ब्यूटीफुल बिल है उसके तहत जो अब ट्रम्प गवर्नमेंट है उन्होंने जितनी भी सब्सिडीज होती हैं ईवीज के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, सबके सब खत्म कर दिए। जिसका सबसे ज्यादा लॉस किसी को हुआ है तो वो टेस्ला और एलॉन मस्क को ही है, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि एलॉन मस्क भी ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बस पैसा। मैं सही बता रहा हूँ भाई कि आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द यूएसए, बट जो भी हो रहा है ना वो देख के लिटरली समझ में आ रहा है कि क्यों अब जो वर्ल्ड है ना वो मल्टीपोलर होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं, अब वहां पे वो सिंगल पोल नहीं है कि भाई यही सुपर पावर है बाकी सब लोग इसके अंडर है, नहीं। यही रीजन है क्योंकि अब मुझे ये तो नहीं पता कि वहां का पूरा जो सिस्टम है वो भी इस तरह का है, बट हाँ वहां की जो पब्लिक है उनके पास लिटरली कोई भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं बचा है यूएसए की पब्लिक के पास। क्योंकि वो चीज आप खुद भी देख सकते हैं, आप किसको चूज कर रहे हैं, आप ट्रम्प को। और मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है कि जो 2026 के बाई इलेक्शंस होंगे उसमें एलॉन मस्क अच्छी खासी टक्कर देंगे दोनों पार्टीज को, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ज्यादा है, ठीक है। और ये भी मतलब एक तरीके से ट्रम्प को सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा इनका हाथ था। बट अगर एलॉन मस्क आते हैं तो इतना मैं बता सकता हूँ कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी जो भी इंडिया के आगे जैसी थी वैसी ही रहेगी। ये चाहे ट्रम्प हो चाहे एलॉन मस्क हो, ये टोटली प्रॉफिट बेस्ड इंसान है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस रखने की कोई जरूरत है नहीं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जिसको भी पता होगा वो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं उसको हार्ट दे दूंगा जिससे बाकी सबको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल चेक पॉइंट क्या है ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए, ये आजकल मतलब रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो ये आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन ए स्टेट ऑफ हरमुज, बी स्टेट ऑफ मलक्का, बेबल मंदेब और बॉस्पोरस स्टेट, ठीक है। इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट में दीजिए। थैंक यू, मेरी वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।